तो बच्चों, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो. दिस इज रिफ्लेक्शन. एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर. आपने सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है, एक नोटबुक अपने पास रखना है. सारी चीज़ों को हम करेंगे इस चैप्टर में क्लियर. तो ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. ये लाइट वाले चैप्टर में दो पार्ट हैं, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? लेंस में. और रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? मिरर में. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. तो आप बस अपनी एक नोटबुक अपने हाथ में लेके बैठिए, जिससे सारी चीज़ें हम क्लियर तरीके से समझ सकें. ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं. रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पहले हम करेंगे. ठीक है, तो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले ये देखो, लाइट हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है. लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उसकी इमेज वहाँ से क्या होता है, बाउंस बैक होके हमारी आंखों तक जाती है, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट सीन होता है. ठीक है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमें याद रखना है. लाइट इज नीड टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, इसी की हेल्प से हम चीज़ों को देख सकते हैं. वी डिटेक्ट लाइट, कौन सा ऑर्गन है हमारा? आइज, उससे हम इसको डिटेक्ट करते हैं. व्हेन लाइट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट एंटर ओवर आइज, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज में पहुंचती है. ठीक है, ये इंसिडेंट रे जो आ रही है और इसके रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जा रही है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. छोटे छोटे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट करके चलना. अब ये दो चीज़ें हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. बच्चों लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे कि सन, बल्ब, कैंडल, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं बच्चों? जो इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से चमकते हैं. तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. दे आर विजिबल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एंड दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट इन पे पड़ती है और उसकी हेल्प से ये हमें क्या होते हैं? दिखते हैं. समझ में आया? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट. लाइट डुअल नेचर फॉलो करती है. साइंटिस्ट इसके दो नेचर बताते हैं, एक इसकी वेव थ्योरी और एक इसकी पार्टिकल थ्योरी. हालांकि हमारे लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है. वेव थ्योरी कहती है, थोड़ा सा समझ लो नॉलेज के लिए, वेव थ्योरी ये कहती है कि लाइट बिहेवियर लाइक अ वेव. जैसे ये देखो, ये चल रहा है ना, ये लाइट का बिहेवियर एक वेव के जैसा है, जो कि बड़ी हाई स्पीड से आगे की तरफ प्रोपोगेट होता है, भागता है. ठीक है, दूसरा है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट ये कहती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जो बड़ी हाई स्पीड से एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं. बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा हमें इस 10th क्लास में इसके बारे में नहीं पढ़ना है. बस दो नेचर हैं लाइट की थ्योरी. उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यहाँ से हमारा टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट होता है. रिफ्लेक्शन छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या होते हैं और रिफ्लेक्शन होता क्या है. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? द रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट रे रिटर्न द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस. देखो ये मिरर है, मिरर पे जब लाइट लगेगी तो उसके बाद वो वहाँ से टकरा के दूसरी तरफ भागती है. जैसे हम शीशा देखते हैं ना, शीशे में लाइट हमें दिखती है और फिर हमारी इमेज उसमें हमें दिखती है. या हम सन की तरफ उसको करके एक दूसरे की तरफ शीशे को लगाते हैं ना, तो हमें उसकी दूसरी तरफ पिक्चर दिखती है. हम उसको जो इमेज है, जो सनलाइट है, उसे देखते हैं दूसरी तरफ फोकस करके. ठीक है, तो भाई लाइट क्या करती है? एक सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है और वहां से वो बाउंस बैक होके दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है. अब ये जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए सिल्वर क्या है बच्चों? बेस्ट रिफ्लेक्टर है. एजी याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर. एप्लीकेशन सीइंग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ये जो रिफ्लेक्शन है, इसकी हेल्प से ही हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप नहीं दिखते हैं. ठीक है, तो सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर हुआ. ठीक है, सिल्वर मिरर रिफ्लेक्शन, इसके जो पॉलिश होती है इस पर सिल्वर की होती है. ओके, ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा कि रिफ्लेक्शन है क्या, बाउंसिंग बैक्स को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. अब बच्चों रिफ्लेक्शन के दो रूल हैं, ये आप 8th क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा. पहला रूल है एंगल ऑफ इंसिडेंट. देखो पहला रूल ये है, इसे हम यहाँ पहले रूल को लगाते हैं. द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो रे आ रही है और जो रे जा रही है,
जो बच्चों रे आ रही है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे जा रही है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब बड़े ध्यान से समझना, जहां पे रे आके स्ट्राइक करती है, टकराती है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब बेटा यहां इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से आप एक 90 डिग्री की लाइन खींचते हो, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल। बड़े ध्यान से समझना ये चीजें। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसने कहा ना एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इस 90 डिग्री लाइन से नापा जाता है, नॉर्मल से ही एंगल नापे जाएंगे। ठीक है, एक होता है ये मिरर, मिरर से एंगल नहीं नापेंगे, ये एंगल नहीं नापना है हमें, एंगल हमेशा नॉर्मल से नापा जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल से बात हो रही है। ठीक है, तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर ये 35 है तो ये भी 35 है, इस एंगल की बात हो रही है बच्चों, और ये हमेशा नॉर्मल से ही नापा जाता है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरा रूल है इंसिडेंट रे, जरा ध्यान दो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, यानी कि इस मिरर पे ही तीनों काम होंगे, जहां पे इंसिडेंट रे आएगी, जहां से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी और जहां पे नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में तीनों काम होते हैं, इंसिडेंट रे का भी, रिफ्लेक्टेड रे का भी और नॉर्मल का। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे यहाँ इस मिरर पे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे कहीं और जा रही है ना, वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं और एक ही पॉइंट पे होते हैं। समझ में आया? तो इसमें मेन रोल क्या था बच्चों? मेन रोल था इसमें नॉर्मल का। नॉर्मल को बहुत ध्यान से समझना। नॉर्मल जहां पे आपकी रे आएगी, जहां पे रे इंसिडेंट होगी, उस इंसिडेंट रे के टकराएगी जहां पे, वहीं से एक 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे मिरर के साथ, और इसी को कहते हैं नॉर्मल। देखो ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो बेस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलेंगे। तो ये दो रूल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको याद होने चाहिए, नहीं है तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है? एक होता है बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर मतलब ये होता है प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे, जैसे कि मिरर, जिस एंगल पे लाइट आती है उसी एंगल पे लाइट जाती है। देखो ये, और दिखता भी है क्लियर तरीके से, ये एकदम देखो दिख रहा है ना, जिस एंगल से आ रही है उसी तरह से जा रही हैं। एक होता है बच्चों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक्चुअली डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो सरफेस है ना, रफ सरफेस पे होता है ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रफनेस होती है ना, ऊबड़ खाबड़, तो वहाँ पे ये होता है, जो आने वाली रे हैं वो तो सही आ रही हैं, पर जो जाने वाली रे है ना, देखो कोई रे तो अंदर की तरफ गई, कोई ऊपर की तरफ टकराई, कोई अंदर की तरफ गई, तो वो जिस तरह से जाएगी उसी तरह से बाहर निकलेगी। तो आने वाली रे तो पैरेलल दिखती है इसमें, पर जाने वाली पैरेलल नहीं दिखती क्योंकि ऊबड़ खाबड़ है। ये याद रखना, ये फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, इट इज ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस। ठीक है, बात ध्यान से समझना। पैरेलल रे फॉल ऑन द स्मूथ पॉलिश सरफेस, ठीक है, और ये पैरेलल रे फॉल्स ऑन द रफ सरफेस। तो रे आर स्कैटर डिफरेंट डायरेक्शन, ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। डज नॉट फॉर्म अ क्लियर, इसमें क्लियर इमेज नहीं बनती है, देखो धुंधली बन रही है, और यहाँ पे हमारी बनती है क्लियर इमेज। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमने यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद दो चीजें और पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी इमेज क्या होती है, इसको समझना। ये गाड़ी खड़ी है बच्चों, ये गाड़ी खड़ी है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इस गाड़ी की जो शेडो है उसे इमेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ बॉडी दैट इमिट लाइट, रिफ्लेक्ट लाइट, एंड जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है जिसको वो रिफ्लेक्ट कर सके। इमेज क्या होती है? इमेज है ऑप्टिकल प्रोडक्शन, मिरर के अंदर जो दिख रही है उसे इमेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट रियल होता है, इमेज जरूरी नहीं है रियल होगी, वो मिरर के अंदर रियल जरूरी नहीं होगी। जैसे ये पेड़ खड़ा है देखो ऊपर, तो ये है ऑब्जेक्ट, इसकी जो शेडो दिख रही है नीचे, ये इसकी इमेज है। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये मिरर, यहाँ पे इस मिरर में ये गाड़ी खड़ी है तो ये रियल है, अंदर जो इसकी इमेज दिख रही है वो है इसकी इमेज। कैनॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसे हम स्क्रीन पे थोड़ा ना ले सकते हैं, वो तो अंदर दिख रही है। बात समझ में आई? तो अब इमेज दो तरह की होती है,
एक होती है रियल इमेज, एक होती है बच्चों वर्चुअल इमेज। खास बात समझना, रियल इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है। फॉर्म्ड व्हेन, ये देखो, ये जो कोन आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनती है आपकी रियल इमेज। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके का होता है, शेप थोड़ा सा उसका गलत है, तो ये इमेज यहाँ पे उल्टी बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये याद रखना। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, वर्चुअल इमेज सीधी बनती है। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, और इसे कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसे आप स्क्रीन पे ले सकते हो, जैसे मोबाइल में फोटो, सिनेमा की पिक्चर। रियल वो है जो ऑब्जेक्ट के ना होने पर भी दिखे, वर्चुअल वो है जो सिर्फ तब तक दिखे जब तक ऑब्जेक्ट है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तो जब तक आप शीशे के सामने खड़े हो तो आप दिख रहे हो, जैसे आप शीशे के सामने से हटे वो इमेज भी हट गई आपकी। तो ऐसी इमेज जो सिर्फ तब तक दिखती है जब तक आप ऑब्जेक्ट उसके सामने हो, पॉलिशिंग सरफेस के, तो उसे कहते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज वो होती है जो, जैसे मोबाइल में फोटो आप नहीं है फिर भी आपकी पहचान कर ली जाती है कि ये आपका ही फोटो है। समझ में आया? तो ये रियल और वर्चुअल इमेज का फंडा था बच्चों। दूसरी बात, रियल इमेज हमेशा उल्टी होएंगी, ये ध्यान रखना। रियल के साथ आएगा इन्वर्टेड वर्ड, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, एंड जो वर्चुअल इमेज है वो होती है हमेशा सीधी। ओके, देखो, इट इज यूजुअली इन्वर्टेड, इट इज यूजुअली इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। आगे चलेंगे, ऑब्जेक्ट इमेज फंडामेंटल। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल का मतलब है आप राइट बिकम लेफ्ट, लेफ्ट बिकम राइट। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, ये आप हो, आप ऑब्जेक्ट हो, आपने ध्यान से देखो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया हुआ है। अगर हम इसको और जो आपकी इमेज बन रही है इनको अलग अलग माने, इन दोनों को अगर हम अलग अलग माने, तो ध्यान से देखो इमेज ने अपना कौन सा हाथ उठाया हुआ है, राइट वाला। आपने कौन सा उठाया है, लेफ्ट वाला। इमेज ने कौन सा उठाया हुआ है, राइट वाला। तो लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट, इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, समझ में आया? रे रिमेन पैरेलल, इसमें मेन बात है कि व्हेन लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट, इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये बच्चों, ये जो एम्बुलेंस है हमेशा आपने देखा होगा उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जब इसे आप मिरर में देखोगे ना तो ये सीधा दिखेगा मिरर में, क्योंकि ये लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट, तो इसीलिए एम्बुलेंस को हमेशा आगे से उल्टा लिखा जाता है, जिससे जैसी पीछे से कोई मिरर में देखे अपने गाड़ी के, उसे वो सीधी दिखे और वो उसको रास्ता दे दे। हालांकि उसमें सायरन भी होते हैं, पर कई बार सायरन काम नहीं कर रहा है, दूर से दिख रही है तो उसे रास्ता मिल जाए, ये बहुत ध्यान से समझ के किया जाता है। तो ठीक है, ये लेटरल इन्वर्जन हुआ बच्चों। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर खास है। प्लेन मिरर, बच्चों प्लेन मिरर सब जानते हैं, घर में शीशा, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, जिसका क्वालिटी है ये जितनी दूर ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा होता है, देखो एक तो सबसे पहले लेटरली इन्वर्जन दिखेगी, राइट बिकम लेफ्ट, लेफ्ट बिकम राइट। ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा, ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा इमेज भी उसके उतनी ही दूर बनेगी। ठीक है, ये खास बात है प्लेन मिरर की। इसके अंदर इमेज बनती है, ठीक है, इसके अंदर बनती है डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमें ध्यान रखना है। लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड अभी बताया मैंने, लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट। और बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी क्वालिटी, करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। सबसे पहले इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब जब तक गाड़ी इसके सामने तब तक बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी, मतलब उसी डायरेक्शन में। देखो इसके ऐसा नहीं हो रहा कि पहिए ऊपर हो गए टायर और गाड़ी का ऊपर वाला पार्ट नीचे हो गया, इरेक्ट है, सीधी है। दूसरा, इमेज इज द सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनती है। आप मिरर के सामने खड़े होगे, प्लेन मिरर की बात चल रही है, ये प्लेन मिरर की, शीशे जो घर में हम यूज़ करते हैं, तो जैसे आप हो ऐसे ही शीशे में दिखते हो। तीसरा, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस, जितनी दूर मिरर से आप खड़े होगे ना उतनी ही दूर आपकी अंदर इमेज बनेगी, ये आप देख लेना ध्यान से। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड, लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट, ये लेटरल इन्वर्टेड होती है। द इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, क्योंकि भाई वर्चुअल इमेज है, शीशे की वाली की अंदर की इमेज हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं 2 नंबर में, आप इसे अच्छे से बच्चों तैयार कर लेना। चलेंगे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, यूज़ ऑफ प्लेन मिरर। भाई प्लेन मिरर सबसे पहले तो आपको ये देखो मुंह देखना है शीशे में, तो ये हो गया।
इन पेरिस्कोप, पेरिस्कोप ये ना काम आता है हमारे फौजी भाइयों के लिए, जैसे कोई दुश्मन दूर खड़ा है तो नीचे से झांक के ये मिरर बनाया जाता है कुछ इस तरीके से, 45 डिग्री पे मिरर लगाया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर हमें दिखेगा, तो पेड़ हमें ऐसे दिख जाता है दूर से। ऐसे हम इसे इन्वेस्टिगेशन में भी यूज़ कर लेते हैं, हमारे सोल्जर दुश्मन दीवार के नीचे से खड़े होकर ऊपर देख सकते हैं कि कोई दूर तक हमें देख तो नहीं रहा। एक ही क्लाइडोस्कोप, क्लाइडोस्कोप आपने देखा ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर के इसमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं। जब हम इसमें दिखते हैं तो इसमें कुछ मिरर लगा दिए जाते हैं कुछ कुछ एंगल पे, और उसके बाद इसमें वो इसका डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन हमें दिखता है। ठीक है, मल्टी इमेज इसमें दिखने लगती है, क्लाइडोस्कोप कहते हैं। तो ये 3 यूज़ हो गए। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है बच्चों, हर एक चीज़ मैंने जो इसमें बनाई है वो एक खास है, इंपॉर्टेंट ही है, एवे कोई चीज़ नहीं बनाई है। रेयर व्यू मिरर पता है किसे कहते हैं? ये जो गाड़ी का पीछे वाला देखने का, जो पीछे देखने का मिरर है ना, ये इसे रेयर व्यू मिरर कहते हैं। तो जरा ध्यान दो, एक ट्रक है जो कि ये खड़ा हुआ है, और एक ट्रक खड़ा हुआ है, एक ये बंदा देखो इस ट्रक को देख रहा है अपनी गाड़ी के शीशे में, ये दिख रहा है ना उसको, और ये गाड़ी को पीछे हटा रहा है, ये पीछे की तरफ गाड़ी को ले जा रहा है। कार वेलोसिटी, कार की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है, जो पीछे की तरफ से हट रही है। आपको ये बताना है, ये जो शीशे में इसको ट्रक भी दिखेगा, जब ये गाड़ी पीछे हटेगी तो शीशे में ट्रक भी दिखेगा आगे आता हुआ, तो इसकी स्पीड क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो बड़े ध्यान से समझो, इसकी गाड़ी की स्पीड है 2 मीटर, ऑब्जेक्ट इसको जो दिख रहा है, गाड़ी 2 मीटर से पीछे जा रही है तो ट्रक भी 2 मीटर से आगे आता हुआ दिखाई देगा, तो दोनों मिला के 4 हो जाएंगे, दोनों मिला के 4 हो जाएंगे, 2 + 2। 2 से ये पीछे की तरफ हट रहा है, 2 से ये आगे की तरफ जा रहा है, तो दोनों मिला के 4 हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसे वो आता हुआ दिखाई देगा अपनी तरफ। बात समझ में आई? ये बहुत ही खास पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। इसमें जैसे एक चीज़ समझो, ये मिरर है, आप इस मिरर से 3 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो, तो आपकी इमेज, जैसे ये ए आप खड़े हो, आपकी इमेज है यहाँ पे बन रही है बी, तो आप और आपकी इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 6 मीटर। ये ध्यान रखना, 3 ये और 3 ही मीटर अंदर डिस्टेंस बनेगी, तो ये ध्यान रखना। अगर आप 1 मीटर इधर जाओगे तो इमेज भी 1 मीटर पीछे चली जाएगी, तो अब हो गई आपकी डिस्टेंस 4 और 4 हो गई इमेज की, तो अब टोटल 8 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से समझ के ध्यान से करना। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर का हमने इतना पार्ट कर लिया है, ये इसी में इतना प्लेन मिरर था बच्चों। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जो स्फेरिकल मिरर है हमारा। स्फेरिकल मिरर की हम बात कर रहे हैं अब। ये बच्चों यहाँ से बड़ा खास हो जाता है, बोर्ड में एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है स्फेरिकल मिरर से या फिर लेंस से, तो बड़े ध्यान से इस टॉपिक को आप समझना बच्चों। स्फेरिकल मिरर में अगर हम बात करें मिरर की, तो 2 टाइप के मिरर हम पढ़ेंगे स्फेयर में, एक कॉनकेव मिरर और एक बच्चों हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, केव बोलते हैं गुफा को, तो कॉनकेव मिरर वो है जिसका इसके अंदर की तरफ, ये देखो इस तरह से, ये पीछे पॉलिश हो रखा है और ये अंदर की तरफ इसमें इमेज हम यहाँ से झांकेंगे। कॉन्वेक्स क्या होता है? इसको देखो बल्जिंग आउट होता है, ये बाहर से, इस पर जो रेज जाती हैं वो बाहर की तरफ फैलती हैं, इसे हम बोलते हैं डाइवर्ज। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है डाइवर्जिंग नेचर होता है, ये ध्यान रखना सबसे पहले, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। कॉनकेव मिरर जो होता है बच्चों, ये होता है कन्वर्जिंग। ये नाम अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, दोनों के दोनों बहुत ही खास हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलो स्फेयर, एक होलो स्फेयर है, इसे आपने कट कर दिया, गेंद है, उसे कट कर दिया 2 पार्ट में, तो एक ये बना, एक ये बना, एक को आपने पीछे से पेंट किया, एक को आपने अंदर से पेंट किया। जिसको अंदर से पेंट किया वो बना कॉन्वेक्स, और जिसको पीछे से पेंट किया वो बना कॉनकेव। अब इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चा, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर में। सबसे पहले ये जो एक लाइन खींची है हमने, ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन को बच्चों हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको P, इसे कहते हैं पोल, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पोल ऑफ द मिरर। अब इस पोल से एक डिस्टेंस है पॉइंट C, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से
हाफ डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता है। मैं ध्यान से जरा इसको तुम्हें समझाता हूँ, एक दूसरा डायग्राम समझो। देखो भाई, ये है हमारा एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। मैं इसको, ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर, और यहां से एक मैं रेस लेके आ रहा हूं। ये बच्चों पी पॉइंट है हमारा। पी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल। तो ये तो हो गया हमारा मिरर का पोल, ठीक है। याद रखना ये बहुत यूज होने वाली चीजें हैं, पोल। अब ये चूंकि स्फेयर से बना है ना, देखो स्फेयर से बना है ये। अगर मैं इसको कंप्लीट स्फेयर बनाऊं ऐसे, तो ये स्फेयर बनेगा। हर स्फेयर का एक रेडियस होता है। तो देखो ये यहाँ है, पी से ये वाली जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये कर्व है तो इसलिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दिया गया है। बात समझ में आई आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम यहाँ सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्वेचर मतलब सी। बात समझ में आई? तो पी से सी तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब बेटा, पी और सी के जस्ट बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। तो ये एफ जो है ये फोकस पॉइंट है। समझ में आया? फोकस कहाँ होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच होता है। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे बनाया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन पोल और सी, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई? ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में होगा, सेम उसका कॉन्सेप्ट है। अब ये कैसे डिसाइड करें कि ये फोकस जो है, अभी तो मैंने बता दिया तुम्हें कि भाई सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो फोकस है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई फोकस आपका वो डिस्टेंस होती है। पर मैं साइंस की लैंग्वेज में कैसे पता करें कि ये फोकस क्या है? तो बड़े ध्यान से समझना बच्चों फोकस के बारे में। जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है, ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी रेज पैरेलल आती हैं, देखो ये पैरेलल आई, पैरेलल रे किसी एक पॉइंट से पास होती है। जो भी रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो एक फिक्स पॉइंट से पास होएंगी। पैरेलल रे हमेशा इस मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके एक फिक्स पॉइंट से पास होएंगी। इसी फिक्स पॉइंट को बच्चों हम फोकस कहते हैं। डेफिनेशन क्या बनी? ऑल पैरेलल रे पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। पैरेलल रे या रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना, जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो मिरर से टकराने के बाद, मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, इट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये डेफिनेशन के हिसाब से है। समझ में आई बात आपको? तो पॉइंट वेयर, ये देखो डेफिनेशन, कोई पूछे सेंटर ऑफ वो फोकस क्या होता है? पॉइंट वेयर पैरेलल रे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पे सारी पैरेलल रे देखो मिलती हैं, ये सब एफ पे मिल रही है। पैरेलल रे की बात कर रहा हूं मैं बार बार, ठीक है। तो पी और एफ के बीच की डिस्टेंस को फोकस कहते हैं, और इसी के फोकस से जस्ट दूर यहां होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे सी कहते हैं। तो सी क्या है? डबल होता है। इसको आर भी बोल रहे हैं, सी भी हम बोलते हैं। तो बेसिकली जो सी है वो 2f के इक्वल है। फोकस, फोकस के डबल होता है सी, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो f और c में क्या रिलेशन है? f होता है c/2, सेंटर ऑफ कर्वेचर बाई 2। सी को अगर हम कैपिटल R बोले ना बच्चों, तो ये R वाला, सी को मतलब आप R समझ लो। यहाँ पे कहीं कहीं पे ये R मिलता है, कहीं पे ये C मिलता है। बात क्लियर हुई? तो ये फोकस की डेफिनेशन हुई हमारी। चलिए अब आगे चलेंगे बच्चों। प्रिंसिपल फोकस हमने समझ लिया। कॉन्वेक्स में भी यही है, कॉनकेव में भी वही है, कॉन्वेक्स में भी यही है। चूंकि इसका नेचर क्या है? डाइवर्जिंग है। तो ये कहता है जो रेस पैरेलल हैं, पैरेलल रे डाइवर्ज होती हैं, इसका फोकस एक्चुअली इधर होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना, तो इसका फोकस इधर होता है। तो ये क्या होता है? यहाँ से अपीयर ऐसा लगता है, डाइवर्ज जो हो रही हैं वो अगर पीछे हटाएं तो ऐसा फील होता है जो वो एक फिक्स पॉइंट से आ रही हैं, कमिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अपीयर वर्ड यूज किया है उसने।
रे फ्रॉम विच पैरेलल रे अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऐसा लगता है कि किसी फिक्स पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही हैं, तो डाइवर्ज जब ये होंगी तो वो पीछे एक फिक्स पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। ये आपका फोकस के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखना इसको, फोकस को। आगे चलेंगे, रूल ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम बाई कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर से 6 रूल बनते हैं इमेज फॉर्मेशन के। रूल नहीं मतलब 6 केस हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इमेज पूछी जाएगी आपसे और उसके बाद उसको हमें बताना पड़ेगा इमेज बना के। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके आपके लिए बनाया है, आप बस ध्यान से इसे समझना। इमेज बनाने के 4 रूल हैं, इन 4 में से कोई भी 2 रूल लगा के हम इमेज बनाना सीखेंगे। और ये क्वेश्चन, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों बोर्ड के हिसाब से। तो रूल क्या है 4 में से? पहला रूल ये है कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैं तुम्हें अभी बता रहा था, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं। जो भी रे प्रिंसिपल फोकस के क्या हैं, पैरेलल हैं, तो वो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ठीक है, इसे मैंने पी रखा। तो बच्चों जो भी रे इसके पैरेलल होएंगी ना, जैसे ये देखो पैरेलल रे है, ये एकदम पैरेलल आई, तो ये इसके बाद टकराने के बाद ना एक फिक्स पॉइंट से पास होएगी, ये फिक्स पॉइंट, इसे फोकस कहते हैं। तो ये रूल ये है कि पैरेलल रे ऑलवेज पास थ्रू फोकस, जहां से पैरेलल रे पास होएंगी वही फोकस है। बात क्लियर हो गई? ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये कहता है, ये पैरेलल कहां से पास हो रही है, फोकस से। अब जो रे आ ही फोकस पे रही है, इट बिकम पैरेलल। दूसरा रूल एकदम उल्टा है, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो रे आ ही फोकस की तरफ रही हैं वो पैरेलल हो जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो ये समझो आप, मजेदार है। एक हमने बनाया कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बच्चों, तो थोड़ा सा आप लॉजिकल तरीके से अगर समझोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। आप मेरे समझाने के तरीके पे ध्यान दो, मेरी ड्राइंग पे प्लीज़ ध्यान मत देना आप। मैं राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, मेरा ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, तो आप इस पे ध्यान दें। वो ये कह रहा है कि जो रे आ ही फोकस से रही है, जैसे कोई रे इधर से आई और वो फोकस से ही पास हुई, ये आई रे ऐसे, ये फोकस से पास होके गई, ठीक है। तो जो रे फोकस से बच्चों आएगी, ये डायरेक्शन जरूर बनानी है आपको, एरो, अगर आप ये एरो नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा। आने वाली रे और जाने वाली रे, तो फोकस से आने वाली रे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इट बिकम पैरेलल। ये दूसरा रूल है, ये देखो ये चली गई, ये आने वाली रे यहाँ टकराई, टकराने के बाद बिकम पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। बेसिकली अब आप ये कहो कि सर ये तो इसका रिवर्स ही है, पैरेलल रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, जो आ ही फोकस की तरफ रही है वो पैरेलल हो जाएंगी। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल देखते हैं भाई। तीसरा रूल ये है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के जस्ट डबल होता है। जरा ध्यान से देखो, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं वो क्या होती हैं, उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल फोकस पी, ये है बच्चों हमारा फोकस, और इस फोकस के बाद ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है ना, वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, बस ये ध्यान रखना है हमें। ये रे और थोड़ा टेढ़ा बन गया इस बार, ध्यान देना। ये डायग्राम, ये हम इसको सी को यहाँ मान लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को बनाने में हो गई। तो सी जो है ना बच्चों हमारा, ये मानो आपसे ये है। तो जो रे सी से आई ना बच्चों, ऐसे ये टकराएंगे, टकरा के वापस चली जाएंगी। देखो ऐसा क्यों होता है कि इसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, तो आप ध्यान रखो, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे टकरा रही हैं, ये एक्चुअली 90 डिग्री पे है। और आपको मैंने बताया था, जो इंसिडेंट एंगल होता है ना वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, और यहाँ से नॉर्मल खींचा जाता है तभी उसे नापते हैं।
ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये एंगल आपका 50 डिग्री है तो ये भी 50 ही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो समझ लो ये जो रे है ना, ये आई ही ऐसे होगी नॉर्मल के ऊपर। जब ये नॉर्मल के ऊपर आएगी तो नॉर्मल के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि एंगल तो नॉर्मल से ही नापना है। जब एंगल नॉर्मल से ही नापना है तो जो आ ही नॉर्मल के ऊपर रही है तो वो जाएगी भी नॉर्मल से ही। तो इसीलिए ये जो केस है ना, ये नॉर्मल वाला केस है। ये मान के चलो ये जो लाइन है ना, ये नॉर्मल ही है, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में बच्चों चली जाएगी। तीसरा रूल हो गया। अभी लास्ट रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है भाई, रूल नंबर 4 ये कहता है कि जो रे पोल पे टकराती है, जो रे लेंस के मिरर के पोल पे टकराती है, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। जैसे आपका ये कॉनकेव मिरर है, ये हम कॉनकेव मिरर के रूल समझ रहे हैं। ये रे यहाँ पे ओ और यहाँ पे टकराती है इस बार फोकस पोल पे, तो जो पोल पे टकराएगी ना वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे रूल को फॉलो करेगी। ये टकराई यहाँ पे तो इसी एंगल से वो चली जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आई और ये आर ये सेम होएंगे। ठीक है, ये 4th रूल हो गया। समझ में आ गई बात। इन्हीं 4 रूल से हम इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे कि कैसे इमेज बनती है। ये इसकी कुछ डायग्राम है, आपने समझिए। देखो जो रे पैरेलल थी वो फोकस से पास हुई, पहला रूल जो हमने सीखा। आगे दूसरा रूल, जो रे फोकस से जा रही आ रही है वो बिकम पैरेलल, फोकस वाली पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 2 था ये। ठीक है, और ऐसे ही बाकी 2 रूल हैं। अब हम क्या करेंगे इसका, ये तीसरा रूल देखो, यहाँ जो फोकस से पोल से टकराएगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इमेज बनाना सीखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। इसमें बच्चों 6 केस होते हैं, जरा आप ध्यान से समझो। पहले 6 केस में क्या क्या हम करने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और उसके बाद उसकी इमेज बनाई जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उस केस में उसकी क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो पहला जो केस है, ऑब्जेक्ट ये जो हमने रखा है कि एरो, इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे और इमेज हमेशा इस ऑब्जेक्ट के टॉप से, देखो ये ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे रखा जाएगा और इमेज हमेशा इसके टॉप से ऐसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो देखो जरा कैसे इमेज बनती है। पहला केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन पोल और फोकस। ये है बच्चों पोल, ये है फोकस, इसके बीच में कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, इस केस में इमेज कैसे बनेगी, तो वो जो हमने 4 रूल पढ़े हैं ना, उन्हीं 4 रूल में से कोई 2 रूल हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो आप जरा इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो, समझो। देखो मैं इसको तुम्हें बना के दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से समझ, क्लियरिटी होएगी। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, और हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। ठीक है बच्चों, ये हो गया P। अब ये फोकस है, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट ना यहाँ कहीं रखा है, जरा ध्यान दो। पहला रूल हमेशा हम पैरेलल वाला लगाते हैं। जो भी रे, देखो यहाँ से निकालेंगे रे हमेशा इसकी टोपी पे से, एक रे सबसे पहले पैरेलल निकालो। जब ये रे पैरेलल जाएगी ना बच्चों ऐसे, तो ये यहाँ मिरर पे टकराएगी। पैरेलल रे कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो जो रे पैरेलल थी उसे यहाँ टकराने के बाद देखो ये आने वाली रे और यहाँ से ये फोकस से जा रही है, ये जाने वाली, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, इसमें दूसरा रूल हम लगाएंगे। देखो दूसरा रूल ये था कि जो फोकस से पास होएगी बिकम पैरेलल, पर रे तो यहाँ से आनी चाहिए इसकी टोपी पे से, फोकस वाला रूल इसमें नहीं लगेगा। तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल इसमें लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो हमने यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे निकाली और ये मिरर पे टकराई। टकराने के बाद बच्चों ये पीछे की तरफ उसी डायरेक्शन में चली गई। अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये गई और ये वापस आ गई। इस रे को अगर मैं पीछे की तरफ देखूं तो ये फैल रही है, देखो ये फैल रही है। रे जहाँ पे कट करती है ना, इमेज वहीं बनती है। इसे यहाँ क्लियर देखो, ये पैरेलल रे, ये एक पैरेलल रे थी,
ये जो पैरेलल वाली थी ये फोकस से पास हो गई। एक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लेके आए, ये वाली, ये मिरर की इसकी ऑब्जेक्ट की टोपी पे से गई, यहाँ जाके फिर उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। पीछे की तरफ ये कहीं काटेंगी नहीं, और इमेज तभी बनती है जब ये काटती है। तो हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट मिरर का ही कमाल है। इस रे को जब हमने अंदर की तरफ आगे बढ़ाया मिरर में, तो डैश 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 डैश, क्योंकि अंदर तो वर्चुअल है, इसे भी आगे की तरफ अगर हमने बढ़ाया तो इन्होंने यहाँ पे काटा, जहाँ इन दोनों ने काटा वहीं इमेज बनी। तो ये जो केस है हमारा, हमने इसको आगे की तरफ ऐसे 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 बढ़ाया, और इसको भी ऐसे 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 बढ़ाया, तो इन्होंने जहाँ पे कट किया ये यहाँ पे आपकी बनी इमेज। देखो, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी, सीधी इमेज बनी। सीधी इमेज को कहते हैं इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके साथ हम वर्ड यूज करेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। बड़े ध्यान से देखो, हमने दो रूल लगाए इसमें, एक पैरेलल वाला, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। हमेशा दो ही रूल लगेंगे, हमेशा दो रूल लगेंगे, उन्हीं में से हमारी इमेज बन जाएगी। इमेज कहाँ बनती है, जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद रे काटती है। ठीक है, अब कोई भी जो इमेज बनेगी उसके तीन कंडीशन आपको बतानी है। पहली ये बतानी है कि पोजीशन कहाँ है, इमेज कहाँ बनी। इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। देखो मिरर के अंदर बनी, ये आके यहाँ बनी ना, पहला रूल। दूसरा, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी इमेज को वर्चुअल और इरेक्ट कहते हैं। साइज में क्या है, इन लार्ज। इन लार्ज मतलब बड़ी, मैग्नीफाई। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज को मैग्नीफाइड या बिगर देन ऑब्जेक्ट कह देंगे। बात समझ में आया आपको, ये केस नंबर 1 हुआ। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पीछे की तरफ आएगा बच्चों। 6 केस है, पहला केस हो गया। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट आएगा फोकस पे। देखो 6 केस समझ लो ध्यान से। पहले केस में तो हमें समझ में आ गया, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट आएगा फोकस पे, फिर वो और ऑब्जेक्ट पीछे हटता चला जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे हटता चला जाएगा। तो दूसरे केस में हमने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस। तो जरा इसे समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे हमने रखा, ये हमारा कॉनकेव मिरर, इसको हमने पॉलिश कर दिया। बड़े ध्यान से समझना, 5 नंबर का काम कर रहे हैं बच्चों ये आप। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहाँ पे है हमारा फोकस, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट फोकस। फोकस के जस्ट ऊपर हमने इसे रखा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे निकालेंगे जो पैरेलल आएगी। देखो ये पैरेलल रे, पैरेलल रे ये गई, मिरर से टकराई, टकराने के बाद ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी बच्चों फोकस से पास होके। इसको यहां से फोकस से हम पास करा देंगे। बात क्लियर हुई। देखो इसको हटा के मैं सही बनाता हूँ बिल्कुल, ताकि आपको क्लियर हो। ये इमेज यहाँ से फोकस से पास होएगी, ठीक है, ये ऐसे फोकस से सीधी चली जाएगी, ये आने वाली डायरेक्शन, और ये मिरर से, जब मिरर से टकराती है ना तब जाने वाली डायरेक्शन होती है। ये गई, पहला रूल लगा दिया हमने इसमें। अब दूसरे रूल में हम क्या करें, देखो इसके बाद हम 2 रूल लगा सकते हैं इसमें। एक तो पोल वाला भी लगा सकते हैं, जब वो पोल पे जाएगी तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल भी लगा सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। तो हम इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल लगा रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए एक रे ऐसे आएगी और वो यहाँ टोपी पे से आगे जाएगी। इस मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ऐसे, तो वो जैसे ही मिरर से टकराएगी, ये जैसे ही मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में पीछे वापस आएगी। तो पीछे वापस आ रही है, जो विड्थ है ना दोनों तरफ सेम है, तो ये कहीं भी काटेगी नहीं, ये पैरेलल जा रही है। तो ये कहाँ जाके कट करेगी बच्चों, इन्फिनिटी। यहाँ हम लिखेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल गई दोनों रेज, हमेशा जाने वाली रेज। तो जहाँ ये कट ही नहीं करेंगी तो इसे कहते हैं इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, जाके इन्फिनिटी पे। तो ये केस नंबर 2 था। इसके बारे में 3 चीजें, इमेज कहाँ बनी, सबसे पहले इन्फिनिटी पे, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि देखो नीचे जो प्रिंसिपल फोकस के नीचे इमेज बनेंगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होंगी, और जो ऊपर बनेंगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। तो नीचे आ रही है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज इसका हाईली इनलार्ज, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जाके बन रही है, तो हमें इसका साइज नहीं पता, तो इसलिए उसको हाईली इनलार्ज कह रहे हैं हम।
तो ये केस नंबर 2 हो गया जब ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे रखा। देखो पहले केस में ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर थोड़ा सा पीछे हटा फोकस पे, अब की बार इन दोनों के बीच में आ जाएगा, सी और एफ के बीच में। केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ। बच्चों ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, तो इस बार ऑब्जेक्ट को आप सी और एफ के बीच में रख दो। ये आपका मिरर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। आप प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताना, इसमें मैं दोबारा इसको अच्छे से समझा सकता हूँ अगर कोई भी डाउट रहेगा, क्योंकि 5 नंबर का काम है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम? ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में कहीं, इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है इस बार। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। पहली रे देखो हमेशा इसकी टोपी पे से निकालनी है रे। पहली रे हमारी ये गई पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल रे है जो ये ऐसे गई। जैसे ये मिरर से स्ट्राइक करेगी ये फोकस से पास होएगी, क्योंकि रूल हमने पढ़ लिए हैं, जो पैरेलल रे हैं वो हमेशा फोकस से जाती हैं। ये गई और ये फोकस से चली गई, ये गई। अब यहाँ से दूसरा रूल, आप चाहो तो फोकस पे निकाल लो, क्योंकि यहाँ से फोकस पे डाली जा सकती है। फोकस वाली क्या होएगी? बिकम पैरेलल, वो पैरेलल बन जाएगी। तो हम फोकस पे डालते हैं। देखो हमने यहाँ से ये फोकस पे डाली और ये आपकी यहाँ जाके काटा उसने, ये गई जाने वाली। अब टकरा के वो पीछे की तरफ भागेगी, वो पीछे की तरफ भाग रही है। ये देखो इसने यहाँ पे काटा, जहाँ ये काटती है ना बच्चों जाने वाली, वहीं इमेज बनती है। इसे काटने वाली को आप प्रिंसिपल फोकस से मिलाओ ऐसे, और ये नीचे की तरफ काटा है ना, तो उल्टी इमेज, ये देखो बनी ना उल्टी इमेज। इमेज देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ई और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट का साइज देखो, इमेज का साइज देखो, इमेज का साइज बड़ा है। तो इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी, इसे बताएंगे बियॉन्ड सी बनी है। ठीक है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि नीचे बन रही है ना। नीचे हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेंगी। इसके बारे में 3 चीज़ें आपको लिखनी है। पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या फिर आप मैग्नीफाई भी लिख सकते हो। 3 केस हो गए। अब 4th केस में ऑब्जेक्ट आएगा बच्चों एग्जैक्ट सी पे। सी वाले केस को बड़े ध्यान से समझना, इसका डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना। जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं ना हम, तो इमेज भी ना एक्चुअली सी पे ही बनती है। ये वो केस है जब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो जाता है। तो यहाँ पे ना इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इक्वल साइज है, ये फोकस और ये सी। तो मैं इसको कैसे समझता हूँ, और तुम भी इसको समझना ऐसे ही बनाना। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट तो थोड़ा सा सही करके बनाएंगे। इसको हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके तुरंत बाद ना आप इसे बनाने के लिए सबसे पहले इमेज बना लो, क्योंकि सी की इमेज सी पे ही बनेगी। तो आप यहाँ पे उतनी ही बड़ी एक इमेज क्रिएट कर लो पहले। ये देखो इसे बना लेना। अब आप इसका रेंज बनाओ। जो रे पैरेलल होएगी वो फोकस से पास होती है, तो तुम इसका फोकस भी पहले मत बनाना, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा मुश्किल जरूर करेगा हमें। तो हमें ये पता है कि वो पास फोकस से होती है, पर तुम ना इसे इसकी टोपी पे से निकालो और इसे ऐसे करके ना इसकी टोपी पे से लाओ। ये देखो थोड़ा फोकस आगे पीछे करना पड़ सकता है, तो पहले ही फोकस मत बनाना। ये देखो मैंने अब फोकस मेंशन किया। ये तो पहले पैरेलल रे लाना, इसे पास करा के इसकी टोपी पे से निकालो और तब उसे फोकस लिखो। और दूसरा, जो रे फोकस से आएंगी वो पैरेलल होएंगी। दूसरा रूल पैरेलल वाला लगाएंगे, जो फोकस से जाएगा तो उसे पैरेलल होना ही है इधर से आके। तो पहले ही तुम इसे ऐसे कट करके जाओ कि ये तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट दिखे। देखो ये आने वाली मैंने पहले बना दी, वो आएगी कहाँ से? फोकस से। अब इसे ऐसे लाओ कि ये फोकस से ही दिखे। ये आई, ठीक है, और ये एकदम इसको मिलाओ ऐसे, तो ये आ रही है। देखो ये टकराई और फोकस से पैरेलल होके चली गई। जहाँ इन दोनों ने काटा, ये काटती है ना जहाँ पे, वहीं इमेज बनती है। तो चूंकि ये इक्वल वाला केस था, तो थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा स्मार्ट बन के इस इमेज को बनाना। बात समझ में आई आपको? ये हमारा डायग्राम बना। ये बच्चों 4th केस था। तो इस केस के 3 केस क्या होंगे? कहाँ बनी इमेज? एट फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, और सेम साइज की बनी। इस केस में सेम साइज की बनती है। अब ऑब्जेक्ट और थोड़ा पीछे हट गया। ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया इस बार? बियॉन्ड सी।
बियॉन्ड सी पे चला गया ऑब्जेक्ट। तो भाई ये हो गया हमारा मिरर, ये कहाँ गया हमारा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं ले लेते हैं बियॉन्ड सी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहली रे ये पैरेलल आएगी। ठीक है, पैरेलल रे क्या होती है, फोकस से पास हो जाती है बच्चों, ये फोकस से पास हो गई। ठीक है, ये आई और फोकस से। दूसरे आपके पास दो रूल हैं यहाँ, चाहे तो आप फोकस से लाओ और बिकम पैरेलल, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाओ और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम फोकस से निकालें या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कोई टेंशन मत लेना। तो मैं फोकस से इसको निकाल रहा हूँ और ये फोकस वाली क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो जब इसको मैं पैरेलल करूँगा, ये देखो ये काट दिया इसने, ये आने वाली और ये टकरा के जाने वाली, जाने वाली ने जहाँ काटा, दोनों जाने वाली जहाँ पे कट करेंगी वहीं इमेज बनेगी। ये कट किया तो ये इमेज बन गई हमारी। इस केस में देखो, पहले केस में सी पे सेम साइज की थी, अब ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज चेंज हो रहा है। इमेज छोटी है, अब ऑब्जेक्ट बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में तीन केस कहाँ होंगे, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन था तो इमेज बियॉन्ड सी थी। अगर आप इनको ध्यान से देखें ना, रिलेट करें, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था, बीच में था, तो इमेज पीछे थी। अब ऑब्जेक्ट पीछे है तो इमेज बीच में आ गई। उल्टा चलता है हमेशा इमेज इसमें। तो तीन केस इसके। सबसे पहले हमने पोजीशन कहाँ है हमारी इमेज की, बिटवीन सी और एफ। देखो सी और एफ के बीच में है। रियल एंड इन्वर्टेड चूंकि उल्टी बनी हुई है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इसको डिमिनिश भी हम कहते हैं। पांचवा केस। और छठा केस है बच्चों, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो ये फोकस वाले का उल्टा केस है। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी पे। तो इस बार उल्टा हो गया, अब की बार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ठीक है, इमेज इन्फिनिटी पे है तो हमारा एनसीईआरटी कहता है कि इन्फिनिटी की इमेज को थोड़ा ऐसे करके दिखाओ, डैश डैश, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से भी पीछे से। तो और ये पैरेलल होएगी यहाँ से, ये पैरेलल, तो ये कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हो गई ऐसे, ये आई, ये चली गई। सिर्फ इस केस में एनसीईआरटी अलाउड करता है कि आप नीचे से भी ले सकते हो, वरना हम नीचे से इमेज नहीं लेते हैं। तो इसमें एक पैरेलल रे हमने नीचे से ले ली और ये इसको सीधा करके लाओ, ये आई, ये आने वाली, और ये फोकस से ही जाएगी चूंकि ये भी पैरेलल है। तो यहाँ आपको इमेज बनती हुई दिखाई नहीं देगी, बट ये फोकस पे बनती है। और ये हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी इमेज होती है जिसको हाईली डिमिनिश कहते हैं हम। ठीक है, इसके तीन केस। पोजीशन क्या है आपके इस केस में, फोकस पे इमेज कहाँ बनी है, फोकस पे। देखो फोकस पे इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड है, और हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी इमेज बनती है, हमें दिखती भी नहीं है। ये 6 केस कॉनकेव मिरर के बच्चों, ये 6 केस थे। आपके एग्जाम में 5 नंबर से इसमें क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो ये बहुत ध्यान से आप इन 6 केस को कर लो। अब जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसमें 6 केस नहीं है, उसमें उसमें तो सिर्फ 2 केस है, उसमें सिर्फ 2 ही केस हैं, और उसके पहले रूल्स भी हैं। तो उन रूल्स को समझ लेते हैं और फिर उसको करेंगे हम आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करते हैं बच्चों रूल जो है कॉन्वेक्स मिरर के। क्या रूल है कॉन्वेक्स मिरर में भी, ये 4 रूल हैं इमेज फॉर्मेशन के। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर होता है, इसमें सारी रेंज डाइवर्ज होती है, जैसे वहाँ कन्वर्ज हो रही थी, यहाँ इमेज डाइवर्ज होंगी। तो पहला रूल ये है कॉन्वेक्स मिरर, जरा ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है बच्चों, ये अंदर से पॉलिश होता है। ठीक है, तो पहला रूल ये है, जो प्रिंसिपल फोकस है जो अभी अभी हमने पढ़े हैं, जो भी रेस पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल फोकस के, ठीक है, इसका फोकस इधर होता है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये डाइवर्ज होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, लगता ऐसा है कि फोकस से आ रही हैं, कमिंग फ्रॉम फोकस, यहाँ अपियर, अपियर वर्ड यूज करना है, होएंगी तो डाइवर्ज, ये गई और डाइवर्ज हो गई। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर अपियर्स, लगता कैसा है, कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, जैसे वो फोकस से आ रही हो, पहला रूल। दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल ये है, जो प्रिंसिपल फोकस से ही आती हुई दिखाई देती है वो बिकम पैरेलल। दूसरा रूल पैरेलल वाला है जो हमने वहां भी सीखा था। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा इसके बता दूं, इसके सिर्फ 2 ही केस होते हैं, टेंशन मत लेना, इसके 6 केस नहीं है, इसके 2 ही केस है।
ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेज अगर कुछ इस तरीके से आ रही है कि वो फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे ये आई और रेज ही इस बार इधर से आ रही है ऐसे, ठीक है, तो वो क्या होएगी, बिकम पैरेलल, ये पैरेलल हो गई, लगेगा ऐसे कमिंग फ्रॉम फोकस, अपीयर कमिंग फ्रॉम फोकस, तो ये सीधी जा रही है, लगेगा ऐसे जैसे फोकस पे जा रही है, और फोकस पे जाती नहीं है, वर्चुअल है वो, लगता है ऐसे ही कि फोकस से पास होके जा रही है। तो ये दूसरा रूल हो गया। तीसरे रूल में सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में बच्चों सेम पाथ से चली जाती है जैसे उसमें भी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आएगी रेस वो सेम पाथ से चली जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा प्रिंसिपल फोकस P, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, ये आई और ये डैश 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 डैश, तो वो इसी डायरेक्शन में फिर वापस भी चली जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस सेम है दोनों में। लास्ट भी वही है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, ये आपका कोई रूल, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल, जो रे इस तरह से आती है ऐसे, वो और इसको ऐसे करके चली जाती, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है यहाँ, ये गई और ये गई। समझ में आ गया, 4 रूल थे उसमें भी, कॉनकेव में भी 4 रूल हैं, कॉन्वेक्स में भी। इसमें इमेज फॉर्मेशन के बच्चों सिर्फ 2 केस हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे होगा या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा, बस 2 केस है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, या तो इन्फिनिटी पे है, देखो ध्यान से समझना, ये है हमारा केस कॉन्वेक्स मिरर। इन्फिनिटी के केस को एनसीईआरटी कहते हैं कि आप ऊपर नीचे से इमेज बना सकते हो भाई, अलाउड है, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है इमेज बनाना, तो इसलिए एनसीईआरटी ने इसको अलाउड कर रखा है, तो आप इसमें ऊपर नीचे से इमेज बना सकते हो, अदरवाइज नहीं हम बनाते हैं। ये पोल है, देखो जो रेज पैरेलल आ रही हैं, फोकस वाली इन्फिनिटी वाली ऐसे आती हैं और फिर ये सीधी पैरेलल आ गई, लगेगा ऐसे, डाइवर्स तो होंगी ये, और लगेगा ऐसे जैसे फोकस से डाइवर्ज होके जा रही है ये, और फिर इसको डाइवर्ज करो ऐसे, ये गई, ये आई, ठीक है। एक नीचे से ले सकते हो आप इन्फिनिटी के केस में, ये गई पैरेलल और ये भी डाइवर्ज होएगी, पर लगेगा ऐसे जैसे ये फोकस से डाइवर्ज होके जा रही है, ये ऐसे यहाँ रियल। मिरर के अंदर डैश डैश करके दिखाते हैं क्योंकि अंदर थोड़ा ना जाएगी इमेज। तो इन दोनों ने देखो डाइवर्ज होके कहाँ पे कट किया, फोकस पे, ये बहुत ही हाईली डिमिनिश इमेज बनती है, यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ये ध्यान रखना है, इमेज की जो पोजीशन है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। केस है इसके, पहला केस है भाई, पोजीशन क्या है, बिहाइंड द प्रिंसिपल फोकस, यहाँ बनती है मिरर के अंदर फोकस के ऊपर जस्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट एकदम सीधी इमेज बनती है, बहुत छोटी है तो दिख नहीं रही है, हाईली डिमिनिश, इसीलिए हाईली डिमिनिश बोला है क्योंकि बहुत छोटी है, पॉइंट साइज की इमेज बनती है, ठीक है। ये इसमें पहला केस है। दूसरा केस, इसके बाद इन्फिनिटी के बाद ना ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, एनी वेयर वर्ड यूज किया है, एनी वेयर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एनी वेयर बिटवीन, देखो इसको बना के देखते हैं, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये आपकी रेंज आई, ठीक है। अब कहीं भी रख लो इसे, देखो ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो यहाँ रख देते हैं, मतलब उसने कहा कि एनीवेयर, तो 2 रूल बना देते हैं। पहला पैरेलल का रूल, हमेशा हमने देखो सब में पैरेलल का रूल जरूर लगाया है, जो पैरेलल की रेज है वो क्या होगा, वो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है और ये डाइवर्ज होके चली गई। दूसरा, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल लगा रहे हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, तो ये गई सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, ध्यान से देखो, उसके बाद ये अंदर डैश 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 ऐसे जाएगी और इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, ये गई और ये वापस भी आ गई। इन दोनों ने कहाँ पे कट किया, देखो ये कट किया, ये देखो सीधी इमेज बनी ना, कितनी छोटी, इसमें कैसी बनती है, इसमें बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, बहुत छोटी इमेज बनती है। तो पोजीशन क्या हुई, देखो ध्यान से, इमेज कहाँ बन रही है, पोल, ये पोल है मिरर का, पोल और फोकस के बीच में, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। यही 2 केस हैं कॉन्वेक्स मिरर के बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 केस हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ये याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है बच्चों, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट,
होती है और डिमिनिश ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनती है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बातें थी। अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है, इसका यूज़ भाई तुम्हें बहुत ध्यान से समझना है। कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू मिरर जो हमारी बाइक और गाड़ी की साइड वाले मिरर हैं उसमें यूज़ होता है। ठीक है, इसका डायग्राम देखो तुम्हें समझ में आएगा। ये कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। इसमें ये जो यूज़ हो रहा है दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको देखा होगा कहीं भी मॉल वगैरह में जहाँ गाड़ी पार्क होते ये मिरर लगा रहता है। यही मिरर आपका शॉपिंग मॉल वगैरह में भी होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ है ये, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है, कितना भी बड़ा देखो है, क्योंकि इसमें अभी अभी हमने पढ़ लिया है ऑब्जेक्ट छोटा ही दिखता है और सीधा दिखता है। दो मेन काम है, सीधा दिखता है और छोटा दिखता है। ब्लंट टर्न, जहाँ पे बहुत ही टर्न होते हैं ना खास एकदम टर्निंग पॉइंट पे, वहाँ इसे लगा दिया जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी मिरर में भी इसको लगाया जाता है। मेन काम क्या है इसमें, दो मेन काम है। एक तो ऑब्जेक्ट इसमें सीधा दिखेगा, दूसरा भाई इसमें छोटा दिखेगा जिससे वो पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्म। अब इसके बाद इसका दूसरा टॉपिक हम करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मिरर फार्मूला। जो न्यूमेरिकल हम करेंगे उसमें मिरर फार्मूले का बहुत रोल है। तो मिरर फार्मूले को समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस के हिसाब से मिरर फार्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ मेन चीज़ें समझ लो। हमेशा सारी जो डिस्टेंस है पोल से नापी जाएंगी। इस पोल से ही सारी डिस्टेंस नापी जाएंगी, चाहे इधर हो और चाहे वो राइट में हो। सारी डिस्टेंस हमेशा हम मिरर से ही नापेंगे बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब मिरर के पोल से हमेशा सारी डिस्टेंस मिरर के पोल से ही नापी जाएंगी। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि भाई फोकल लेंथ, पोल से ये डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, उसके बाद पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसे यू कहते हैं। ये पॉइंट जरा ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक होती है इमेज की डिस्टेंस, पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम वी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इन सब में एक रिलेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दूसरा होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है बच्चों डिस्टेंस और हाइट का रेशो। तो इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट, आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एम मतलब मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस के रेशो को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस v और u, यहां ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। फार्मूला है m इज इक्वल टू एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस के v अपॉन यू। अब v क्या है ध्यान से समझ लो, v इमेज की डिस्टेंस है, u क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इन सब में ये रिलेशन है। तो ये दो फार्मूले, एक तो ये वाला आपको याद रखना है बच्चों, ये फार्मूला, और एक है हमारा ये फार्मूला, मिरर फार्मूले के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्हीं में हम न्यूमेरिकल करेंगे जब वो क्वेश्चन आगे आएंगे। अब इस टॉपिक का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें ये नहीं पता चलता फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव है किसकी निगेटिव है। इसको रटते भी हैं आप लोग बहुत अच्छे से, पर मैं आज आपको एक गोल्डन ट्रिक देने वाला हूँ जब आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। बड़े ध्यान से समझना। कहीं भी अगर आपको केव दिखा, केव वर्ड, चाहे वो मिरर हो बच्चों चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर उसमें केव लिखा है जैसे कौन केव, कोई टेंशन मत लेना, सिर्फ नेगेटिव फोकल लेंथ होएगी। जहां भी आपको वैक्स मिले चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, समझ लो फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब देखो कौन केव, केव है ना, कौन केव मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव। कौन केव लेंस, केव वर्ड ढूंढो बस, केव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव। कौन वैक्स मिरर, वैक्स है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। कौन वैक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। बच्चों बस केव नेगेटिव, वैक्स पॉजिटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ये आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। ये गोल्डन रूल को लिख लेना अपनी इंपॉर्टेंट नोटबुक में जो आप बना रहे हैं। ठीक है, और कुछ रूल हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा
लेफ्ट होगा, यू हमेशा इधर होगा। देखो हमने केस करे हैं, सारे केस में ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही रखा है, जबकि इमेज राइट में भी बनती है। वर्चुअल इमेज बनी थी ना एक राइट में, इमेज कहीं भी जा सकती है, पर हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में। तो याद रखना ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहेगा, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, क्योंकि हम कहाँ से नापते हैं सारे डिस्टेंस, पोल से, तो पोल से जो लेफ्ट में डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव, क्योंकि ये ना हमारा क्या है बच्चों, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये P मतलब सेंटर, इसे ऐसे मानो। देखो ये ओरिजन, ये जो ओरिजन है ना यही P है, यहाँ से एक मिरर बनाओ, तो अब इसके लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंस आप नापते हो नेगेटिव होती है, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो वही रूल काम कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u हमेशा नेगेटिव होगी, ये फिक्स हो गया। तो भैया u ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्ट हमने हमेशा कहाँ रखा है, देखो ऊपर की तरफ, हाइट ऊपर की तरफ की है। तो दूसरी बात ये हो गई कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो ऑब्जेक्ट हाइट HO इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज भी फिक्स हो गई कि HO ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। इन रूल्स को नोट कर लेना, फिर ये बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है आपके टॉपिक में। तो बच्चों ये टॉपिक हमने जो रिफ्लेक्शन वाला था वो पूरा कर लिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत ही अच्छे से आप समझ के नोट्स बनाना, और फिर हम दूसरे टॉपिक जो कि रिफ्लेक्शन है वहाँ पे मिलेंगे आपको। टेक केयर।